So, well, guys, welcome back to another very important video session from our YouTube channel Yes Biology. मेरा नाम है धर्मपाल ढाका and this particular video we will talking about the very first lecture of cell and the unit of life. Starting from the very basic thing and the most basic thing about the any chapter is definition all about the chapter. First of all, cell and introduction. कोशिका का परिचय. A cell is a fundamental structural and functional unit of all living organism. जीवित जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक और आधारभूत इकाई है वो होती है कोशिका. यानी जीवित जीवों का शरीर है कोशिका से मिलकर बना होता है, जिसमें शरीर की विभिन्न क्रियाएं संपन्न होती हैं, जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन. ये सभी क्रियाएं प्रत्येक कोशिका के अंदर होती है. तो कोशिका जो है वो आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, यानी जीवित जीव की. सबसे पहले कोशिका को डिस्कवर्ड किया यानी खोजा किसने? रॉबर्ट हुक ने. कॉर्क सेल में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी. उसके बाद आया था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक. एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने फर्स्ट ऑब्जर्व्ड एंड डिस्क्राइब्ड ए लाइव सेल. जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने. और मृत कोशिका को या फिर सबसे पहले कोशिका को कॉर्क सेल से किसने खोजा था? कॉर्क सेल की छाल से या बार्क से कोशिका को सबसे पहले खोजा था, वो था रॉबर्ट हुक. और जीवित कोशिका को सबसे पहले खोजा था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने. द इन्वेंशन ऑफ कंपाउंड एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवेल्ड द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ द सेल्स. है ना, माइक्रोस्कोप की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद ही कोशिका की खोज उसकी और उसके बारे में डिटेल से जानकारी मिली, क्योंकि पहले जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की पहले खोज हुई, उसके बाद ही कोशिका के बारे में पता लगा पाए. माल्थस स्लाइडन 1838 ऑब्जर्व दैट प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल. सबसे पहले स्लाइडन ने बताया कि पादपों में भी जो उनका बॉडी है वो भी किससे मिलकर बनी होती है? वो भी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है. उसके बाद आए थियोडोर स्वान 1839 में रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड ए थिन आउटर लेयर दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सी आल्सो फाउंड दैट प्लांट सेल हैव सेल वॉल. He proposed a hypothesis that animal and plants are composed of cell and products of the cells. स्लाइडन एवं स्वान ने मिलकर कोशिका सिद्धांत दिया, जिनमें इन्होंने बताया कि पादपों एवं जंतुओं का शरीर कोशिकाओं और उनके उत्पादों से मिलकर बना होता है. He proposed a hypothesis that animal and plants are composed of cells and products of the cells. यानी कोशिका और कोशिका के उत्पाद से जीवित जीवों का शरीर मिलकर बना होता है. यह सबसे पहले किसने बताया? स्लाइडन एवं स्वान ने. और इन्होंने एक थ्योरी दी जिसको बोलते हैं सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत. तो सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय स्लाइडन एंड स्वान. उसके बाद है रुडोल्फ विर्चोव 1855 एक्सप्लेन्ड दैट सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल ओमनिस सेलुला ही मॉडिफाइड द सेल थ्योरी. यानी कोशिका सिद्धांत को रूपांतरित किया. उसके बाद रुडोल्फ विर्चोव ने 1855 में उन्होंने बताया कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं में विभाजन के फलस्वरूप होती है. स्टेटमेंट ऑफ द सेल थ्योरी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल. कोशिका सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या है कि कोशिका और उसके विभिन्न उत्पादों से जीवित जीवों का शरीर मिलकर बना होता है, और नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से उपस्थित कोशिकाओं में विभाजन के फलस्वरूप होती है. ये सेल सिद्धांत के दो मुख्य पॉइंट हो गए. क्या कि जीवित जीवों का शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिका और कोशिका के उत्पादों से. नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं में विभाजन के फलस्वरूप होती है. ऑल सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. यानी नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं में विभाजन के फलस्वरूप होता है. और जीवित जीवों का शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिका और कोशिका के उत्पादों से. इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया ओमनिस सेलुला ई सेलुला, और सेल थ्योरी को मॉडिफाइड किया रुडोल्फ विर्चोव ने 1855 में. उसके बाद ऑल सेल
कंटेंट्स यानी कोशिका में क्या क्या पाए जाते हैं। सबसे पहले साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स वेयर सेलुलर एक्टिविटी एंड केमिकल रिएक्शन अकर। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स यानी तरल पदार्थ कोशिका में पाए जाने वाला जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकीय क्रियाएं और रासायनिक रिएक्शन होती है। दिस कीप द सेल इन लिविंग स्टेट, और कोशिका को जीवित अवस्था में बनाए रखता है, वो है साइटोप्लाज्म। उसके बाद राइबोसोम, नॉन मेम्ब्रेन फाउंड ऑर्गेनेलिज फाउंड इन साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सभी कोशिकीय अंगक साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में मिलते हैं। कौन कौन से? क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी ऑर्गेनेलिज कहाँ मिलते हैं? कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म में। राइबोसोम है वो झिल्ली रहित मेम्ब्रेन या नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिज यानी झिल्ली रहित कोशिका अंगक है, जो कहाँ मिलता है? आर की सरफेस पे मिलता है कोशिका द्रव्य में। उसके बाद जो है स्मॉलेस्ट सेल है वो माइकोप्लाज्मा, 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। सबसे छोटी कोशिका वो माइकोप्लाज्मा की है और उसका साइज रहता है 0.3 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल्स एग ऑफ ओस्ट्रिच, ओस्ट्रिच का अंडा है वो सबसे बड़ी कोशिका है। लॉन्गेस्ट सेल है वो नर्व सेल यानी तंत्रिका कोशिका, सबसे लंबी कोशिका है। उसके बाद साइज ऑफ बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर। जीवाणु का आकार रहता है 3 से 5 माइक्रोमीटर। ह्यूमन आरबीसी का साइज रहता है 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। मानो कि आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका का आकार रहता है 7 माइक्रोमीटर इन व्यास, यानी जिसका व्यास कितना? 7 माइक्रोमीटर। स्मॉलेस्ट सेल कौन सी? माइकोप्लाज्मा, 0.3 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट सेल होगी एग ऑफ ओस्ट्रिच। लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल। बैक्टीरिया सेल होती है 3 से 5 माइक्रोमीटर और ह्यूमन आरबीसी रहती है 7 माइक्रोमीटर इन साइज। बेस्ड ऑन द फंक्शन शेप में भी डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कोल्यूमनर, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक और इर्रेगुलर। कोशिका का विभिन्न प्रकार का आकार हो सकता है। किसके आधार पर? फंक्शन यानी फंक्शन के आधार पर। उसके बाद शेप यानी आकृति के आधार पर। किस प्रकार की कोशिकाएं हो सकती है? डिस्क लाइक हो सकती है, पॉलीगोनल टाइप की हो सकती है, कोलुमनर यानी स्तंभाकार हो सकती है, क्यूबॉइड यानी घनाकार, थ्रेड लाइक यानी छड़ाकार और इर्रेगुलर शेप की विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं मिलती है। सेल्स आर मेनली 2 टाइप्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक मानी प्राचीन आदिम, जो सबसे पहले पृथ्वी पर जो कोशिका आई वो थी प्रोकैरियोटिक। उसके बाद है डेवलप्ड सेल्स आई, वो थी यूकैरियोटिक सेल्स। तो सेल विभिन्न आकार की हो सकती है बेस्ड ऑन द फंक्शन एंड शेप। डिस्क लाइक, पॉलीगोनल टाइप, कोल्यूमनर, क्यूबॉइडल, थ्रेड एंड इरेगुलर शेप। उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल, दे हैव नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेलिज। प्रोकैरियोटिक सेल में किसी प्रकार का झिल्ली युक्त केंद्रक और कोशिका अंगक नहीं मिलते हैं। दे इंक्लूड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, PPLO यानी प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये सभी किस में आते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं। इन सभी में किस में? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नीले हरे शैवाल, उसके बाद माइकोप्लाज्मा, उसके बाद PPLO यानी प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। इनमें किस प्रकार की सेल मिलती है? प्रोकैरियोटिक सेल मिलती है। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल। ये सामान्यतः यूकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलना में जल्दी डिवाइड होते हैं या विभाजित होते हैं। दे वेरी इन शेप इन साइज यानी इनका आकार और आकृति भी बदलती रहती है। जिनके माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, इन सभी की आकार आकृति बदलती रहती है। ये प्रोकैरियोटिक में सम्मिलित रहते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया यानी नीले हरे शैवाल जिनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और फोटोसिंथेसिस की क्रिया इनमें होती है। बैक्टीरिया है 4 बेसिक शेप। जीवाणुओं का सामान्यतः 4 आकार के यानी शेप के बैक्टीरिया मिल सकते हैं। बेसिलस यानी छड़ लाइक बैक्टीरिया कहलाते हैं। बेसिलस रोड शेप बैक्टीरिया इज कॉल्ड बेसिलस। स्फेरिकल यानी जिन बैक्टीरिया का साइज रहता है राउंड शेप वो कहलाते हैं कोकस बैक्टीरिया। उसके बाद विब्रियो यानी कोमा शेप बैक्टीरिया कहलाते हैं विब्रियो। उसके बाद स्पाइरल यानी सर्पिलाकार बैक्टीरिया कहलाते हैं स्पाइरुलम। कोकस यानी स्फेरिकल गोल आकृति के बैक्टीरिया कहलाते हैं कोकस। कोमा शेप बैक्टीरिया इज कॉल्ड विब्रियो। रोड लाइक बैक्टीरिया इज कॉल्ड बेसिलस। स्पाइरल शेप ऑफ बैक्टीरिया टाइप्स
इज कॉल्ड स्पाइरुलम। ये सभी शेप 4 प्रकार के बैक्टीरिया की शेप अपने को दिखाई दे रही है। इसके बाद है सेल ऑर्गेनेलिज। सेल ऑर्गेनेलिज यानी सेल में क्या क्या मिलते हैं। सेल में सबसे पहले है सेल एनवेलप, यानी सबसे पहले कोशिका के बाहर का आवरण वो कहलाता है सेल एनवेलप, यानी कोशिका झिल्ली इन एनिमल सेल एंड सेल वॉल इन प्लांट सेल। उसके बाद मिजोसोम। मिजोसोम है जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन का ही जो है, सेल मेम्ब्रेन किसका निर्माण करती है, मिजोसोम का निर्माण करती है, और रूपांतरित होकर मॉडिफाइड होकर सेल मेम्ब्रेन मॉडिफाइड होकर मिजोसोम का निर्माण करती है। उसके बाद क्रोमेटोफोर्स न्यूक्लियेट जो केंद्रक होता है वो कहलाता है न्यूक्लियेट इन प्रोकैरियोटिक सेल। उसके बाद फ्लैजिला सेल वॉल के सेल के बाहर फ्लैजिला मिलती है। उसके बाद फिलाई और फिम्ब्री मिलती है। राइबोसोम मिलते हैं जो RER की सरफेस में मिलते हैं जनरली, लेकिन प्रोकैरियोटिक में RER एब्सेंट है तो वो साइटोप्लाज्म में मिलेंगे। उसके बाद इंक्लूजन बॉडीज, ये सभी सेल ऑर्गेनेलिज में पड़ेंगे हम, किसके अंदर, प्रोकैरियोट के अंदर। डायग्राम को देखें तो सबसे आउटसाइड सबसे बाहर की तरफ अपने को दिखाई दे रही है सेल वॉल। उसके बाद रहती है सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली, उसके अंदर भरा रहता है साइटोप्लाज्म, यहाँ बाहर की तरफ फ्लैजिला, अंदर राइबोसोम भी पाए जाते हैं। केंद्रक इनका कहलाता है न्यूक्लियोइड, और ये कैप्सूल है। सेल वॉल के बाहर क्या है, कैप्सूल, ये प्लाज्मिड और ये है पिलाई। ये प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर है। इनमें सभी ये सेल ऑर्गेनेलिज सेल एनिमल। उसके बाद मिजोसोम, क्रोमेटोफोर, न्यूक्लियेट कहलाता है केंद्रक, फ्लैजिला, पिलाई और फिम्ब्री, राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडीज। सेल एनवेलप it is a chemically complex protective covering। प्रोटेक्टिव कवरिंग सबसे बाहर की तरफ मिलती है वो कहलाते हैं सेल एनवेलप। इट इज मेड ऑफ 3 टाइटली बाउंड लेयर, 3 टाइटली बाउंड परतें पाई जाती है सेल एनवेलप में। सबसे बाहर की तरफ ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर, उसके बाद सेल वॉल की लेयर, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर। सबसे बाहर की तरफ किसकी लेयर, ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर, उसके बाद सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद राइबोसोम, प्लाज्मिड, पिलाई और साइटोप्लाज्म। बैक्टीरियल फ्लैजिलम, और केंद्रक में जो केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस जो पाया जाता है वो कहलाता है न्यूक्लियेट सर्कुलर DNA। न्यूक्लियेट जिसमें DNA मिलेगा वो क्या होगा, न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट का न्यूक्लियस कहलाता है न्यूक्लियेट, यानी क्योंकि इनके ऊपर न्यूक्लियस के ऊपर किसी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती इसलिए वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियेट। नगन केंद्र क्या कहलाता है, न्यूक्लियेट। तो अपना ये इंट्रोडक्टिव चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, चैप्टर का नेम है द सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल। चैप्टर नेम इज द यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन की इकाई क्या कहलाती है, कोशिका। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीवित जीवों की आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाती है सेल। उसके बाद सेल की सबसे पहले खोज की रॉबर्ट हुक ने डेड सेल यानी कोर्क सेल में। सबसे पहले जो छाल है पेड़ पौधों की, उसकी छाल में मृत कोशिका को सबसे पहले खोजा, किसने, रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद लिविंग सेल को खोजा एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। सबसे पहले लिविंग सेल को डिस्कवर्ड किया यानी खोजा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज के बाद ही कोशिका के बारे में विस्तृत जानकारी हमें मिल पाई। कोशिका सिद्धांत दिया स्लाइडन एवं सवान ने, और उन्होंने बताया कि जंतुओं और पादपों का शरीर कोशिकाओं एवं कोशिकाओं के उत्पादों से मिलकर बना होता है। कोशिका सिद्धांत को रूपांतरित किया रोडोल्फ विर्चोव ने। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, ओमनिस सेलुला इज सेलुला, यानी नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं में विभाजन के फलस्वरूप होती है। और स्टेटमेंट ऑफ द सेल थ्योरी इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। जीवित जीवों का शरीर कोशिकाओं और उनके उत्पादों से मिलकर बना होता है। ऑल सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से उपस्थित कोशिकाओं में विभाजन के फलस्वरूप होती है। इसके बाद सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स
अर्ध तरल पदार्थ पाया जाता है कोशिका के अंदर, वो कहलाता है साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। उनमें सभी क्रियाएं साइटोप्लाज्म में होती है। नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज राइबोसोम, उसके बाद है क्लोरोप्लास्ट, डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया पर भी डबल मेम्ब्रेन, और उसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी मिलते हैं किसमें, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। उसके बाद स्मॉलेस्ट सेल थी वो थी माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल ओस्ट्रिच का अंडा, यानी ओस्ट्रिच का जो अंडा है वो स्वतंत्र सबसे बड़ी कोशिका लॉन्गेस्ट सेल कहलाती है तंत्रिका कोशिका। बैक्टीरिया सेल का साइज 3 to 5 माइक्रोमीटर। और मानव रक्त में उपस्थित आरबीसी लाल रक्त कोशिका का आकार रहता है 7 माइक्रोमीटर। और पीपीएल प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म का साइज रहता है 0.1 माइक्रोमीटर। वायरस का साइज रहता है 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर। यूकैरियोटिक सेल का साइज रहता है 10 से 20 माइक्रोमीटर। उसके बाद सेल्स आर मेनली टू टाइप, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। सेल है कोशिका का विभिन्न प्रकार के आकार आकृति की हो सकती है, डिस्क लाइक हो सकती है, पॉलीगोनल टाइप की हो सकती है, कॉलमनर, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक, इर्रेगुलर शेप की हो सकती है। प्रोकैरियोटिक सेल हमने पढ़ी सबसे पहले। एग्जाम्पल हो गए प्रोकैरियोटिक सेल के बैक्टीरिया, ब्लू ग्रेन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएल, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। नो मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस और विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनेलीज एब्सेंट रहते हैं, और उनमें किसी प्रकार की कोशिका झिल्ली सबसे बाहर की तरफ नहीं मिलती, न्यूक्लियस और कोशिका के चारों तरफ। और ये इसके एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद है बैक्टीरिया मेनली 4 टाइप के। बेसिलस है रोड से बैक्टीरिया कॉल्ड बेसिलस, स्फेरिकल यानी राउंड गोल आकृतिक बैक्टीरिया कहलाते हैं कोकस, कोमा से बैक्टीरिया इज कॉल्ड विब्रियो, एंड स्पाइरल यानी सर्पिलाकार बैक्टीरिया इज कॉल्ड स्पाइरुलम। ये सभी ऑर्गेनेलीज मिलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। सबसे बाहर की तरफ सेल एनवेलप यानी उनमें बाहर की तरफ सेल वॉल, कैप्सूल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो कि स्पष्ट नहीं होती। प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पष्ट रूप से पता नहीं चलता प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। उसके बाद न्यूक्लियोइड, फ्लैजिला, पिलाई, फिम्ब्री, राइबोसोम, इंक्लूजन बॉडीज, ये सभी मिलते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। सेल एनवेलप में ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। तो ये अपना इंट्रोडक्शन हो गया द यूनिट ऑफ लाइफ यानी सेल। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो अपने अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।